हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हैं एक और लेक्चर के साथ में। हमने अपने पिछले लेक्चर में उन स्क्रू फास्टनर्स का डिज़ाइन सीखा जिनकी लोडिंग इसेंट्रिक नहीं थी, मतलब जिन पे लोडिंग जो थी वो उसके एक्सिस के लॉन्ग लग रही थी। ठीक है, आज जो हम देखने वाले हैं वो उन स्क्रू फास्टनर्स की डिज़ाइन देखने वाले हैं जो कि जिन पे की इसेंट्रिक लोडिंग लगती है, मतलब बोल्ट की एक्सिस पे लोडिंग नहीं लगती है, कहीं पर कहीं और लोडिंग लग रही है। तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं, उस केस में स्क्रू फास्टनर्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो सब हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। और हमेशा की तरह सब्सिक्वेंटली हम फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा हमने बताया कि बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो बोल्टेड जॉइंट्स होते हैं उन पर इसेंट्रिक लोडिंग लगती है। एग्जाम्पल है वॉल ब्रैकेट, पिलर क्रेन। अब जो इसेंट्रिक लोडिंग होती है दैट मे बी अलोंग द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट, मतलब जो एक्सिस ऑफ बोल्ट है उसके परपेंडिकुलर हो सकती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, ये एक ब्रैकेट है जो कि वॉल पे लगा हुआ है। यहाँ पर इसकी एक्सिस है ये बोल्ट की एक्सिस, और लोड लग रहा है ये, मतलब जो लोड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये जो लोड है इस ब्रैकेट को जब ये डिस्टर्ब करेगा तो ये ब्रैकेट वॉल से इस तरह से डिफॉर्म होगा, है ना। तो हमें ये देखना होता है कि इस कारण से क्या क्या स्ट्रेसेस डेवलप होंगी बोल्ट में, जिसके बाद में हम इसको डिज़ाइन करने की स्ट्रेटजी बनाएंगे। फाइन, तो ये हमको देखना है। तो एक केस क्या हुआ, एक केस ये हुआ वो इसेंट्रिक लोडिंग जिसमें कि लोड जो है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। सेकंड केस है जब लोड जो है वो एक्सिस की के पैरेलल लगता हो। जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए, ये भी एक ब्रैकेट है बट यहाँ पर बोल्ट लगे हुए हैं इस तरह से, और ये जो लोड है ये इसकी एक्सिस के पैरेलल लग रहा है। तो जब ये लोड इस ब्रैकेट को डिफॉर्म करेगा तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो हमें देखना होगा कि कौन कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं जिसको कंसिडर करके हम इन बोल्ट्स को डिज़ाइन कर पाएँ। थर्ड केस होता है इसेंट्रिक लोडिंग का, जिसमें कि लोड जो होता है वो इन द प्लेन होता है जिसमें कि बोल्ट्स हैं। ये प्लेन है जिसमें ये 4 बोल्ट लगे हुए हैं और इसी प्लेन में आपका ये बोल्ट लोड लग रहा है। तो हमें इस केस के लिए भी इसको डिज़ाइन करना है। अब हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी गवर्निंग इक्वेशंस होंगी, किस केस में क्या क्या स्ट्रेस डेवलप होगा और कैसे हम उनको डिज़ाइन करेंगे, ये हमको देखना है। आइए पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या था, पहला केस था व्हेन द लोड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट। ये एक इसका एलिवेशन है और ये इसका साइड व्यू है। आप देख पा रहे हैं 4 बोल्ट हैं, और 4 बोल्ट से ये ब्रैकेट फासन हो रखा है वॉल पे, और ये लोड लग रहा है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट। अजम्पशंस क्या है, ब्रैकेट और स्टील स्ट्रक्चर रिजिड है। बोल्ट्स जो हैं उनको हम रीम्ड होल्स में, ग्राउंड होल्स में हमने फिट किया हुआ है। द बोल्ट्स आर नॉट प्री लोडेड, उन पे कोई प्री लोड नहीं लगा हुआ है। एंड देयर आर नो टेंसाइल स्ट्रेसेस ड्यू टू इनिशियल टाइटनिंग। जैसा हमने कल की क्लास में किया था कि जब भी हमको लीक प्रूफ जॉइंट चाहिए होते हैं तो हमको क्या करते हैं, हम उसमें प्री लोड करते हैं। तो इसमें हमने माना है कि कोई प्री लोडिंग नहीं है। और ऑल बोल्ट्स आर आइडेंटिकल, सारे बोल्ट आइडेंटिकल हैं, और थ्रेड्स के अक्रॉस जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है उसको हमने इग्नोर किया है। तो अब ये देखिएगा, हमने माना है कि इस बोल्ट की एक्सिस से इस टिल्टिंग एज जिसके अबाउट इट टिल्ट होगा इसकी डिस्टेंस L1 है और इसकी डिस्टेंस L2 है। क्योंकि दोनों बोल्ट 1 नंबर जो बोल्ट दिए हुए हैं उनकी डिस्टेंस L1 है, क्योंकि वो दोनों एक ही डिस्टेंस पे हैं, और 2 नंबर बोल्ट जो हैं उनकी डिस्टेंस इस टिल्टिंग एज से L2 है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये बोल्ट
के इस लोड के कारण से ये डिफॉर्म होगा ब्रैकेट, तो इन बोल्ट में एक तो होगा डायरेक्ट शियर फोर्स और उसके कारण से डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। कैसे होगा? ये जो बोल्ट है, ये जो लोड है, इन बोल्ट को शियर ऑफ करेगा, है ना। तो शियर लोड कितना होगा? शियर लोड होगा P1 डैश इक्वल्स टू P2 डैश इक्वल्स टू P अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट, जितने भी बोल्ट हैं, है ना। तो जो लोड लग रहा है वो हर बोल्ट, जैसे सपोज 4 बोल्ट हैं, तो टोटल लोड अपॉन 4 विल बी द शियर लोड पर बोल्ट, है ना। तो शियर लोड के कारण से जो शियर स्ट्रेस होगी टाउ, वो हो जाएगी शियर लोड अपॉन एरिया। तो एक तो हो गया इसमें, इस केस में लगेगा आपका शियर स्ट्रेस बोल्ट में। दूसरा अपन देख पा रहे हैं कि क्योंकि ये इसेंट्रिक लोड है, उसके कारण से जब ये ब्रैकेट डिफॉर्म होगा तो लोड बोल्ट के अंदर में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, और टेंसाइल फोर्स के कारण से टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। ये देखने वाली बात है कि जितना टिल्टिंग एज से बोल्ट दूर होंगे उतनी ही उसमें ज़्यादा इलोंगेशन होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेल 1 इलोंगेशन है, यहाँ पर डेल 2 इलोंगेशन है ना। तो ईच बोल्ट इज स्ट्रेच्ड बाय एन अमाउंट डेल विच इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल पॉइंट सी। इस सी पॉइंट से जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही उसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि del 1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 एंड del 2 इज प्रोपोर्शनल टू L2। सो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस इन द बोल्ट ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ ब्रैकेट टू टिल्ट अंडर द मोमेंट P into E इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टिल्टिंग एज। क्या मतलब हुआ? जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स है जो इंड्यूस हो रहा है, जो कि टिल्ट कर रहा है उसको मूवमेंट के कारण से, P into E के कारण से, वो प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस फ्रॉम द टिल्टिंग एज। मतलब अगर P1 डैश P1 डबल डैश टिल्टिंग फोर्स है तो प्रोपोर्शनल है L1 के, और P1 P2 डबल डैश, यहाँ पर दोनों बोल्ट को 1 कहा गया है जो L1 डिस्टेंस पर है, और जो L2 डिस्टेंस पर है उनको 2 वोल्ट कहा गया है। तो P2 डबल डैश इज प्रोपोर्शनल टू L2, या P1 डबल डैश इज CL1 एंड P2 डबल डैश इज CL2। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हम किसी तरीके से एक रिलेशन निकालें, हम टेंसाइल स्ट्रेस के लिए रिलेशन निकालें कि जो फारदेस्ट डिस्टेंस पे वोल्ट हैं उनमें कितनी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो इसको इक्वेट किया हमने रेजिस्टिंग फोर्स से। तो P इंटू ई इज 2 वोल्ट थे क्योंकि, तो 2 P1 डबल डैश इंटू L1, एक L1 डिस्टेंस पे है, प्लस 2 P2 डबल डैश इंटू L2। इनकी वैल्यू हमने रख दी क्योंकि हम जानते हैं P1 डबल डैश किया था CL1, P2 डबल डैश क्या था CL2। आप देख पा रहे हैं इस पूरी इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो हम देख पा रहे हैं कि C की वैल्यू जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी वैल्यू मिल गई P इंटू ई अपॉन 2 L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया। तो आपका P1 डबल डैश कितना आ जाएगा? P1 डबल डैश आ जाएगा, C की वैल्यू रख दी तो PE L1 अपॉन 2 L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। क्योंकि फारदेस्ट डिस्टेंस पर 1 सीरीज के वोल्ट हैं इसलिए वो ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, उनमें ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगी। तो इसके कारण से जो आपकी स्ट्रेस हुई वो P1 डबल डैश फोर्स ज़्यादा होगा क्योंकि L1 ज़्यादा डिस्टेंस है, C की वैल्यू तो सेम है, और L2 की भी कम है तो P2 डबल डैश की वैल्यू कम। अब उसके कारण से जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा वो निकालना आसान होगा। सिग्मा T इज P1 डबल डैश अपॉन A, जहाँ पर A क्या है? A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बोल्ट एट द माइनर और कोर डायमीटर। अब देखिएगा, क्योंकि हमारे पास दो स्ट्रेस हो गई, एक हो गई शियर स्ट्रेस और एक हो गई टेंसाइल स्ट्रेस, तो हम मैक्सिमम फिलिप थ्योरीज को यूज़ करके प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लेंगे सिग्मा 1 बाय सिग्मा 1 का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा T बाय 2 प्लस सिग्मा T बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर का रूट। इसी तरह टाउ मैक्स निकाल लेंगे, सिग्मा T बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, सिग्मा 1 इज सिग्मा y अपॉन एफ एस, टाउ मैक्स इज टाउ y अपॉन एफ एस। उसके बाद में क्योंकि हम जानते हैं कि बोल्ट तो बने हुए हैं किसके? डक्टाइल मटेरियल के। डक्टाइल मटेरियल कौन सी थ्योरी होती है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है। यू कैन यूज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी टू फाइंड द डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो ये था केस नंबर 1 जिसमें कि
लोड जो था वो था परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट। है केस नंबर 2 जिसमें कि वो पैरेलल है। इसको देखने से आपको मालूम चलेगा कि पक्का पक्का इसमें एक तो होगा डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स ड्यू टू लोड पी जो सब वोल्ट में सेम होगा, और दूसरा होगा टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द ब्रैकेट टू टिल्ट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट एच सी। इस एच सी के अबाउट ये इसको टिल्ट करेगा तो इसमें एलोंगेशन आएगा डेल 1 और यहाँ आएगा डेल 2, क्योंकि जो बी वोल्ट हैं वो ज़्यादा दूरी पर हैं तो इनमें एलोंगेशन ज़्यादा होगा। तो दोनों का नेचर क्या होगा, इसमें दोनों के कारण से जो स्ट्रेस होगी वो टेंसाइल स्ट्रेस ही डेवलप होगी। डायरेक्ट टेंसाइल लोड निकालना आसान है, जो टोटल लोड है उसमें नंबर ऑफ वोल्ट का डिवाइड किया तो डायरेक्ट टेंसाइल लोड आ गया हर वोल्ट में P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P अपॉन नंबर ऑफ वोल्ट, जो कि है इस केस में 2। अब हम निकालते हैं ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ दिस ब्रैकेट। तो हमने देखा कि जो P1 डबल डैश फोर्स होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू L1, जो P2 डबल डैश फोर्स होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू L2। जैसा हमने पहले किया था, P1 डबल डैश इज CL1, P2 डबल डैश इज CL2, इसको इक्वेट किया, P इंटू L इज P1 डबल डैश L1 प्लस P2 डबल डैश L2। पर्पस क्या है, पर्पस है C की वैल्यू निकालना। तो C कितना आ गया, P इंटू L अपॉन L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये C की वैल्यू रख दी तो आपका क्या आ जाएगा और P2 डबल डैश। ठीक है, अब क्योंकि ये जो B वोल्ट है उसमें आपका लोड ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो P जो ड्यू टू डायरेक्ट टेंसाइल लोड था वो तो सेम था, लेकिन ये जो P2 डबल डैश है वो वैल्यू ज़्यादा है। तो मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स किस में होगा, ये जो B वोल्ट है इसमें होगा। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, P2 प्लस P2 डबल डैश। फाइन, तो हमको P2 पता है, हमको P2 डबल डैश पता है, ये लोड आ गया और उस लोड से हम इजीली सिग्मा टी इज लोड अपॉन एरिया, टोटल लोड ये वाला P2 प्लस P2 डबल डैश इस लोड अपॉन एरिया से डिवाइड करके वी कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो ये था केस नंबर 2 जिसमें कि जो लोड था वो पैरेलल था एक्सिस ऑफ बोल्ट के। आशा करता हूँ कि दोनों केस आपको समझ में आए होंगे। अब पर जिसमें कि जो लोड होता है वो होता है इन द प्लेन कंटेनिंग द बोल्ट्स। ये केस थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। हमने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है कि जब भी कोई सेंट्रिक लोड का इफेक्ट हमको समझ में नहीं आता है तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सेंट्रॉइड पर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये करेगा इसमें इंड्यूस डायरेक्ट shear स्ट्रेस इन ईच बोल्ट, और ये जो अपवर्ड फोर्स और ये मिलकर इसमें एक ट्विस्टिंग मूवमेंट बनाएंगे जिसके कारण से इसमें सेकेंडरी shear स्ट्रेस डेवलप होगी। तो हर बोल्ट में एक होगी डायरेक्ट shear स्ट्रेस और एक होगी सेकेंडरी shear स्ट्रेस। तो जैसा हमने बताया अभी कि सच लोडिंग इंड्यूसेस प्राइमरी shear स्ट्रेस एंड सेकेंडरी shear स्ट्रेस। The imaginary forces P at the center of gravity results in primary shear forces कितना होगा, P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश, है ना। वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे अगर इनकी डिस्टेंस सबकी सेम है तो ये P अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट। तो P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश इज इक्वल टू P3 डैश इज इक्वल टू P4 डैश इज इक्वल टू टोटल लोड अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट। अब चैलेंज क्या है, चैलेंज है सेकेंडरी shear फोर्स निकालना। सेकेंडरी shear फोर्स का क्या है, सेकेंडरी shear फोर्स जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू द, एक तो डिस्टेंस फ्रॉम दिस CG, इसकी डिस्टेंस R1, इसकी डिस्टेंस R2, इसकी डिस्टेंस R3 और इसकी डिस्टेंस R4, है ना। तो इसके कारण से सेकेंडरी shear फोर्स कितना आया, P1 डबल डैश, P2 डबल डैश, P3 डबल डैश, P4 डबल डैश। ध्यान दीजिएगा जो P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश है ये तो पूरे केस में अपवर्ड ही है ना। लेकिन जो P1 डबल डैश, P2 डबल डैश, P3 डबल डैश या P4 डबल डैश होगा वो क्या होगा, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर। ये लाइन जॉइनिंग R1 के परपेंडिकुलर P1 डबल डैश ये हो गया, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर P2 डबल डैश ये हो गया, लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर P3 डबल डैश ये हो गया और ये P4 डबल डैश हो गया। तो हमको सेकेंडरी shear फोर्स और प्राइमरी shear फोर्स का रिजल्टेंट shear फोर्स निकालना पड़ेगा
जो ये P1, ये P2, यहाँ पर P3 और यहाँ पर P4, जो इनमें से ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वो बोल्ट आपका सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगा। तो कैसे निकालेंगे? ये R1 R2 डिस्टेंसेज हैं बोल्ट सेंटर्स की फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो P इंटू ई इज इक्वल टू P1 डबल डैश R1 प्लस P2 डबल डैश R2 प्लस P3 डबल डैश R3 प्लस P4 डबल डैश R4, जैसा हमने पहले किया था। It is assumed that the secondary shear force at any bolt is proportional to the distance from the center of gravity. तो हम कह सकते हैं P1 डबल डैश is proportional to CR1, P2 डबल डैश is CR2, P3 डबल डैश is CR3 and P4 डबल डैश is CR4। ये वैल्यू रख दी हमने इसमें। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? P इंटू ई अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर। अब हम चाहें तो इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। तो P1 डबल डैश कितना हो जाएगा? PE R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर। लाइकवाइज P2 डबल डैश, ये सब निकाल सकते हैं। अब फिर हम इनका वेक्टर सम करेंगे, है ना। हमारे पास P1 डैश है और P1 डबल डैश है, इससे हम रिजल्ट निकालेंगे P1। ऐसा हम हर बोल्ट के लिए करेंगे। जिस बोल्ट के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर फोर्स का वेक्टर एडिशन सबसे ज़्यादा आता है, वो फोर्स, वो बोल्ट जो होगा वो क्रिटिकल होगा, उसी को हम डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमने 3 केसेस देखे। अब इनको समझने के लिए कि हमने जो करा है उसको हमको ढंग से समझ में आया है नहीं आया है, हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। जब भी इसेंट्रिक लोडिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो कौन से केस में लाई करता है। केस 1 जिसमें कि लोड परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ बोल्ट के, केस 2 जिसमें वो पैरेलल है, और केस 3 जिसमें वो इन द प्लेन कंटेनिंग द बोल्ट है। तो जो क्वेश्चन है इसको देखते ही आपको हम चल जाना चाहिए कि ये केस 3 का क्वेश्चन है ना, जिसमें लोड जो है वो इन द प्लेन कंटेनिंग द बोल्ट्स है। तो इसको हमको डील करना है। तो ये स्टील प्लेट है जिस पे फोर्स लग रहा है 3 किलो न्यूटन का, वर्टिकल चैनल बाय मींस ऑफ 4 आइडेंटिकल बोल्ट्स। बोल्ट बने हुए हैं प्लेन कार्बन स्टील के, सिग्मा बाय 380, FOS 2। हमें डायमीटर ऑफ शैंक निकालना है, बोल्ट का शैंक का डायमीटर निकालना है। तो देखिएगा इसमें एक होगा प्राइमरी शेयर फोर्स, एक होगा सेकेंडरी शेयर फोर्स। हमें देखना है कौन सा लोड, कौन सा बोल्ट क्रिटिकल होगा, 1, 2, 3 या 4। ठीक है। तो इसका हमने डायमेंशन जो डाटा है उसको समराइज किया। लोड 3 किलो न्यूटन, नंबर ऑफ बोल्ट 4, सिग्मा बाय 380, FS 2। तो हम जानते हैं कि ये केस नंबर 3 का। तो प्राइमरी शीयर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? परमिसिबल शीयर स्ट्रेस इज टाउ वाई अपॉन एफएस। टाउ वाई हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस यूज करेंगे, हाफ ऑफ सिग्मा वाई, दिया गया 95 मेगापास्कल। अब प्राइमरी शीयर फोर्स कितना हो जाएगा? कुल बोल्ट है 4, कुल लोड है 3000 न्यूटन, तो 750 न्यूटन, ये प्राइमरी शीयर फोर्स है। ई कैसे निकालेंगे? ई निकालने के लिए आपको ये जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी दे रखी है? 200 प्लस 50। तो ई जो है डिस्टेंस फ्रॉम योर लोड टू दिस सेंटर, है ना। तो ये डिस्टेंस 50 है और ये आगे डिस्टेंस 200 थी, तो ई आपका होगा 250। R1 R2 R3 R4 निकालना आसान है, ये हमको पता है, ये 50 है, ये भी 50 है, तो R1 R2 R3 R4 इस केस में सेम होगा। वो हो गया 70.71 mm, क्योंकि हम जानते हैं कि वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा और उसके परपेंडिकुलर एट। तो P1 डबल डैश, P2 डबल डैश, P3 डबल डैश, P4 डबल डैश सेम होगा। कितना होगा? P इंटू ई इंटू R1। अभी हमने करके देखा है, क्योंकि R1 R2 R3 R4 सेम है, तो PE R अपॉन 4R स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? लोड कितना आ गया? 2651.68। लोड सेम है, ई सेम है, और R1 R2 R3 R4 सेम है, तो ये सारे फोर्स सेम होंगे, है ना। लेकिन इनकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हमें देखना पड़ेगा वेक्टर एडिशन से किस बोल्ट में P1 और P1 डैश और P1 डबल डैश का किस बोल्ट के लिए वेक्टर सम ज़्यादा है, ये निकाला। P1 रिजल्टेंट फोर्स ऑन बोल्ट 1। कैसे? इनका एंगल कितना हो गया? इनका एंगल हो गया 135 डिग्री।
दूसरे केस में इनका एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, तीसरे केस में 135 डिग्री और फोर्थ केस में 45 डिग्री। हमारे पास P1 डैश है, P1 डबल डैश है, इसको हमने सॉल्व किया। रिजल्टेंट शेयर फोर्स ऑन बोल्ट 2 and 4 इज मैक्सिमम कितना आ रहा है 3225.9 न्यूटन। अब तो आसान हो गया, हमारे पास में मैक्सिमम शेयर फोर्स हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी का वेक्टर एडिशन करके, तो टाउ इज लोड अपॉन एरिया, तो डी आ गया आपका 6.58 mm। तो ये बड़ा ही आसान सा है कि आपको पहले देखना है कि आपका कौन से केस में लाई करता है, क्योंकि ये केस 3 का क्वेश्चन था, तो हमने इसको प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर फोर्सेस इंड्यूस करके उनकी वैल्यू कैलकुलेट करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। आइए देखते हुए हम चल जाना चाहिए। ये केस नंबर 2 का क्वेश्चन है जिसमें कि लोड जो है, सॉरी केस नंबर 1 का क्वेश्चन है जिसमें लोड जो है वो परपेंडिकुलर है टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 बोल्ट लगे हुए हैं, 2 ए पर और 2 बी पर, लोड है 5 किलो न्यूटन का, ये डिस्टेंस ई जो है वो है 250, L1 इज 75, L2 इज 375, है ना। सिग्मा वाई है 380, एफ ओ एस है 5 का। हमें एज्यूम करना है कि डी सी इज 0.8 डी। तो थोड़ा रिवाइज कीजिए, इन बोल्ट में एक तो होगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप और दूसरा होगा टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप। हमें डायरेक्ट शियर स्ट्रेस निकालना है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है और फिर फेलियर थ्योरी यूज करके हम इसको सॉल्व करना है। तो ये डाटा समराइज किया, सी हमने निकाल लिया, L1 डिस्टेंस है 375 mm और L2 डिस्टेंस है 75 mm। जैसे हमने कहा एक डायरेक्ट शेयर से डेवलप होगा, एक टेंसाइल से डेवलप होगा। तो डायरेक्ट शेयर लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड अपॉन 4, तो शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सब में सेम होगा 1250 अपॉन ए, जहाँ पर ए क्या है इसका एरिया। टेंसाइल लोड के लिए हमने अभी कैलकुलेट किया था P1 डबल डैश इज PL अपॉन 2 L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। जो बोल्ट फारदेस्ट डिस्टेंस पर हैं उन पे ज़्यादा ज़्यादा टेंसाइल लोड डेवलप होगा, तो ये आ गया आपका 1602.56। तो इससे सिग्मा टी कितना आ गया, लोड अपॉन एरिया, सिग्मा मैक्स निकाल लेंगे, ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ये आ गया 2286.05 ए, इस इससे सिग्मा वाई अपॉन एफ एस से। तो आपका क्या आ गया, ए कितना होता है, ए होता है पाई ऑफ डी सी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 30.08, तो इससे डी सी आ गया, क्योंकि डी सी इज 0.8 टाइम्स डी, तो आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन केस नंबर 1 का, है ना। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस केस में कौन सी स्ट्रेस डेवलप होती हैं और अकॉर्डिंगली आपको ऐड करना है। एक और क्वेश्चन ये देखते से हम चल रहा है, केस नंबर 2 है, क्योंकि इसमें लोड जो है वो एक्सिस के पैरेलल है ना। तो L1 हो जाएगी 75, L2 हो जाएगी 325, है ना, और E कितना हो जाएगा, E हो जाएगा 550। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको। इसमें हमको पता है कि दोनों में मतलब एक तो होगा डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू इलॉन्गेशन। डाटा समराइज किया, जो 2 वोल्ट ए पर हैं उनको 1 से डिनोट किया और जो बी पर हैं उनको, जैसे हमने बताया, एक डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस होगी और एक होगी टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू टिल्टिंग। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, टोटल लोड अपॉन नंबर ऑफ वोल्ट 2,500 न्यूटन इज द डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स, और जो सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स है वो हो जाएगा P इंटू ई इंटू L1 अपॉन 2 L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला निकाला था, सब कुछ हमारे पास में है, P है, E है, L1 है, L2 है, ये निकल जाएगा। डिस्टेंस पर है वो उन पे ज़्यादा लोड लगेगा, तो P1 डबल डैश आपका ये आ गया 8033.7 न्यूटन। टोटल रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स हो गया P1 डैश प्लस P1 डबल डैश 10,533.7। सिग्मा टी हमने निकाल लिया सिग्मा वाई अपॉन एफ एस से, तो फिट कर दिया सिग्मा टी इज लोड अपॉन एरिया, डीसी आ गया और डीसी से फिर आपका डी आ गया, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट इन दिस केस विल बी 18। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने देखा
कि कैसे डिज़ाइन करते हैं जब बोल्ट्स पर इसेंट्रिक लोडिंग लगती है। 3 केसेस हैं, तीनों केसेस को हमने देखा, ये क्वेश्चंस देखे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा, पीडीएफ शेयर करूँगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और इसको छोड़ना नहीं है, ये अक्सर पूछा जाता है। स्क्रू फास्टनर्स में मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि जो क्वेश्चन बनेगा वो इसेंट्रिक लोडिंग का ही बनेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।